ऑपरेशन सिंदूर। कैसे तबाह किए भारत ने 9 आतंकी ठिकाने। अप्रैल 2025 की वो शाम कश्मीर की वादियों में बिल्कुल आम थी। पहलगाम, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। वहां सैलानी घूम रहे थे, बच्चे हंस रहे थे, परिवार तस्वीरें खिंचा रहे थे। बैसरन घाटी में हरी भरी पहाड़ियों के बीच वो लोग थे जो देश के अलग अलग कोनों से छुट्टी मनाने आए थे। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में यह जन्नत जहन्नुम बन जाएगी। 22 अप्रैल 2025 को बायसरान वैली में आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं। उन्होंने लोगों को पहले उनका धर्म पूछा और फिर गोली मारी। 26 निर्दोष लोग शहीद हुए। इनमें ज्यादातर हिंदू पर्यटक थे। एक नवविवाहित जोड़ा था जो हनीमून पर आया था। एक बाप था जो अपने बच्चों के साथ घूमने निकला था। एक माँ थी जो शायद पहली बार कश्मीर देखने आई थी। उस दिन जो खून बहा वो सिर्फ इंसानों का खून नहीं था, वो भारत के धैर्य का भी आखिरी कतरा था। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली, जो दरअसल लाश्कार ई ताइबा का ही एक नया रूप था। और लाश्कार ई ताइबा ये वही संगठन है जिसने 2008 में मुंबई में 166 लोगों को मारा था। ये पाकिस्तान की जमीन पर पला बढ़ा। पाकिस्तान की आईएसआई ने इसे पाला और पाकिस्तान की सरकार ने दशकों तक इसे बचाया। भारत ये सब जानता था, दुनिया ये सब जानती थी, लेकिन हर बार जब भारत ने सबूत पेश किए, पाकिस्तान ने मुंह फेर लिया। इस बार भारत ने कुछ अलग किया। इस बार भारत ने जवाब दिया। पहलगाम हमले के तुरंत बाद भारत सरकार ने कई कदम उठाए। सिंधु जल संधि, जो 1960 से चली आ रही थी और जिसके तहत भारत पाकिस्तान को पानी देता था, उसे सस्पेंड किया गया। पाकिस्तान के साथ सभी ट्रेड लिंक्स बंद किए गए। पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को वापस भेजा गया। वाघा बॉर्डर सील कर दी गई। ये डिप्लोमेटिक कदम थे, लेकिन भारत का असली जवाब तैयार हो रहा था, पर्दे के पीछे, खामोशी से, सटीकता से। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच कोऑर्डिनेशन शुरू हो गया। रेडब्ल्यू ने इंटेलिजेंस गैदरिंग तेज की। हर टारगेट की पहचान की गई। हर ठिकाने की लोकेशन वेरीफाई की गई। सैटेलाइट इमेजरी ली गई। ग्राउंड इंटेलिजेंस जुटाई गई। यह सब इसलिए जरूरी था क्योंकि भारत एक ऐसा ऑपरेशन करने जा रहा था जो अनप्रेसिडेंटेड था। एक न्यूक्लियर आर्म्ड देश की सरजमीन पर, खुले तौर पर, बिना किसी माफी के। 6 और 7 मई 2025 की रात, रात के करीब 1 बजे ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। सिंदूर नाम सिंबॉलिक था। हिंदू परंपरा में सिंदूर सुहाग की निशानी होती है, वो लाल रंग जो एक स्त्री की मांग में भरा जाता है। पहलगाम में जो नवविवाहित महिलाएं विधवा हो गई थीं, जिनकी मांगों का सिंदूर उजड़ गया था, यह ऑपरेशन उन्हीं के लिए था। यह एक संदेश था कि भारत अपने नागरिकों के खून का हिसाब रखता है। उस रात भारतीय वायुसेना के राफेल जेट्स सुखोई 3, 0, MK-I और मिराज 2000 हवा में थे। साथ में थे ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स, जो दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल्स में से एक हैं, मच 3 की रफ्तार से, यानी आवाज की रफ्तार से 3 गुना। और थे एस्केल क्रूज मिसाइल्स, जो फ्रांस से आए थे और जिन्हें राफेल जेट्स कैरी कर रहे थे। इन मिसाइल्स की खासियत यह है कि ये 300 किलोमीटर से ज्यादा दूर से दागे जा सकते हैं। इसका मतलब है कि भारतीय जेट्स को पाकिस्तान की एयर डिफेंस के रेंज में जाने की जरूरत नहीं थी। पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 9 टारगेट्स थे। ये सभी टारगेट्स केयरफुली चुने गए थे। सेना ने कॉन्फर्म किया कि ये सभी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े थे। ट्रेनिंग कैंप्स, लॉन्च पैड्स, वेपन डिपोज और कमांड सेंटर्स। पहला टारगेट था बहावलपुर। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, भारतीय बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर अंदर। यहां जैश-ए-मोहम्मद का हेडक्वार्टर्स था। जैश-ए-मोहम्मद वही संगठन जिसने 2001 में इंडियन पार्लियामेंट पर हमला किया था, 2016 में उरी अटैक किया, 2019 में पुलवामा में 40 सीआरपीएफ जवानों को मारा। इस ठिकाने पर ब्राह्मोस मिसाइल से हमला किया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार वहां जैश का एक बड़ा ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स था जो पूरी तरह तबाह हो गया। दूसरा टारगेट था मुरिद के। यह लाहौर से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। यह लाश्कर ई ताइबा का मुख्यालय था, जिसे मार्कास ताइबा भी कहते हैं। यह एक बड़ा कॉम्प्लेक्स था जिसमें मॉस्क, स्कूल, ट्रेनिंग फैसिलिटी और रेजिडेंशियल एरिया था। 2008 के मुंबई अटैक के प्लानिंग में इसी जगह का इस्तेमाल हुआ था। इस ठिकाने को एस्कैल्प मिसाइल से निशाना बनाया गया। तीसरा, चौथा और पांचवा टारगेट पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में थे। मुजफ्फराबाद, कोटली और रवालाकोट के पास। यहां टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स थे जहां से आतंकी लाइन ऑफ कंट्रोल पार कर भारत में घुसते थे। इन्हें प्रिसीजन गाइडेड मुनिशन से तबाह किया गया। छठा टारगेट था चकवाल के पास, हिजबुल मुजाहिदीन का एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। सातवां सियालकोट के पास एक लॉन्च पैड था जो लाइन ऑफ कंट्रोल से सटे इलाके में इन्फिल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल होता था। आठवां टारगेट गुजरनवाला के पास था जहां वेपन स्टोरेज फैसिलिटी थी।
और 9वां टारगेट भिम्बर पीओके में एक और ट्रेनिंग कैंप। जो बात इस ऑपरेशन को हिस्टोरिकली यूनिक बनाती है वो ये है कि भारत ने लाहौर और इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों को डिलिबरेटली अवॉइड किया। रवालपिंडी, जहां पाकिस्तान की आर्मी हेडक्वार्टर्स है, उसे टच नहीं किया गया। ये एक कैलकुलेटेड रिस्ट्रेंट था। भारत ये दिखाना चाहता था कि उसका निशाना पाकिस्तान की स्टेट नहीं बल्कि टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। यह प्रिसिजन टारगेटिंग थी, कारपेट बॉम्बिंग नहीं। पूरा ऑपरेशन करीब 25 मिनट में कंप्लीट हो गया। 25 मिनट में 9 टारगेट्स। यह भारतीय आर्म्ड फोर्सेस की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की काबिलियत का सबूत था। लेकिन यह ऑपरेशन यहां नहीं रुका। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारतीय एयरस्पेस को वायोलेट करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने ड्रोन्स और मिसाइल्स भेजे। जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, जैसालमेर और राजस्थान के कुछ इलाकों की तरफ। भारत की एयर डिफेंस सिस्टम्स, S-400, आकाश मिसाइल्स और इंडिजिनस सिस्टम्स ने इन सभी को इंटरसेप्ट किया। रिपोर्ट्स के अनुसार एक पाकिस्तानी F-16 जेट को भी मार गिराया गया। भारतीय नेवी ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरेबियन सी में इंडियन नेवी के वॉरशिप्स और सबमरीन्स ने पाकिस्तान के कराची पोर्ट को इफेक्टिवली ब्लॉकेड कर दिया। पाकिस्तान की नेवी को यह संदेश मिल गया कि अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुआ तो उनका समुद्री रास्ता बंद हो जाएगा। यह वही लेसन था जो 1971 की जंग में INS विक्रांत ने पढ़ाया था कि समुद्र पर नियंत्रण कितना डिसाइसिव होता है। इसके साथ ही भारत ने सिंध के सुक्कुर बैरेज को टारगेट करने की कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट की, जो पाकिस्तान के सिंचाई सिस्टम का एक क्रिटिकल पॉइंट है। यह डायरेक्टली फायर नहीं किया गया, लेकिन पाकिस्तान को यह मैसेज मिल गया कि भारत के पास यह ऑप्शन है। अब इस ऑपरेशन की बैकग्राउंड में जाना जरूरी है, यह समझने के लिए कि यह 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक से कितना अलग था। 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक LOC के पार था, यानी POK में, टेक्निकली डिस्प्यूटेड टेरिटरी में। इसे पाकिस्तान ने पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं किया और इंटरनली भी उसने इसे मिनिमाइज करने की कोशिश की। 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के मेनलैंड में था, खैबर पख्तूनख्वा में। यह एक बड़ा स्टेप था, लेकिन उस वक्त भारत ने ऑफिशियली यह क्लेम नहीं किया कि कितने टेररिस्ट मारे गए, क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर था और दोनों देश अपनी अपनी नैरेटिव में थे। 2025 का ऑपरेशन सिंदूर फंडामेंटली अलग था। यह न सिर्फ डीपर इनसाइड पाकिस्तान था, बहावलपुर और मुरिद के जैसे शहर पाकिस्तानी पंजाब के कोर में है, बल्कि भारत ने इस बार खुलकर बिना किसी एम्बिग्यूटी के पब्लिकली ऐलान किया कि हमने ये किया और ये टारगेट्स इसलिए थे। विदेश मंत्री S जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इंडिया हैज द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। वी हैव टारगेटेड टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। वी हैव नॉट टारगेटेड पाकिस्तान मिलिट्री और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर। यह स्टेटमेंट एक मास्टर स्ट्रोक था। इसने पाकिस्तान को एक इम्पॉसिबल चॉइस दे दी। अगर पाकिस्तान मिलिट्री एस्केलेशन करता है तो वो ऑफिशियली ये एडमिट करता है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस उसकी स्टेट का हिस्सा हैं। अगर वो दे एस्केलेट करता है तो उसे डोमेस्टिकली ये एक्सप्लेन करना पड़ता है कि उसने इंडिया की एक्शन को एक्सेप्ट कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। अमेरिका ने कहा, इंडिया हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट टेररिज्म। रशिया ने भारत का साथ दिया। फ्रांस और UK ने पाकिस्तान से कहा कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ जेन्युइन एक्शन ले। चीना, जो पाकिस्तान का आयरन ब्रदर है, ने भी बेहद मेजर्ड रिस्पॉन्स दिया, जिसका मतलब था कि वो भी इस इशू पर ओपनली पाकिस्तान के साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं था। सऊदी अरेबिया और UAE, जहां लाखों पाकिस्तानी वर्कर्स हैं और जिन पर पाकिस्तान की इकोनॉमी काफी डिपेंड करती है, उन्होंने भी डे एस्केलेशन की अपील की। यह पाकिस्तान के लिए एक और झटका था। इस पूरे ऑपरेशन में एक डायमेंशन और था जो अक्सर इग्नोर हो जाता है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। पाकिस्तान ने तुरंत क्लेम करना शुरू किया कि उनकी एयरफोर्स ने इंडियन जेट्स को मार गिराया, कि उनकी डिफेंस सिस्टम्स ने सब मिसाइल्स इंटरसेप्ट कर लिए, कि बहावलपुर में कोई नुकसान नहीं हुआ। यह सब पाकिस्तान की डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए था। लेकिन सैटेलाइट इमेजरी सामने आई। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट्स ने उन टारगेट्स की बिफोर एंड आफ्टर फोटोज रिलीज की, जिनमें साफ दिख रहा था कि स्ट्रक्चर्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं। मुरिदके का मार्कस ताइबा कॉम्पाउंड, जो दशकों से खड़ा था, ध्वस्त हो चुका था। ये वही इंफॉर्मेशन वॉर थी जो 1999 के कारगिल में भी लड़ी गई थी, जब मुशर्रफ अजीज खान की टेप ने पाकिस्तान का झूठ खोल दिया था। इस बार सैटेलाइट इमेजरी और सोशल मीडिया ने वही काम किया। पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल भी इस कॉन्टेक्स्ट में देखना जरूरी है। 2025 में पाकिस्तान IMF की इमरजेंसी लोन पर जिंदा था। उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बेहद कम था। एक फुल स्केल वॉर जिसमें इंडिया की नेवी कराची को ब्लॉकेड कर दे, ट्रेड राउट्स बंद हो जाएं और इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान को आइसोलेट करे, ये पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसीलिए कुछ दिनों की बैक एंड फोर्थ के बाद पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर के संकेत आने शुरू हुए। भारत ने सीजफायर स्वीकार किया, लेकिन टर्म्स भारत की थीं।
पाकिस्तान को यह पब्लिकली एक्नॉलेज करना था कि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज के खिलाफ एक्शन लेगा। ये एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी जो मिलिट्री विक्ट्री के साथ आई। अब ये भी समझते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ने जियोपॉलिटिक्स में क्या बदला। पहली बात, न्यूक्लियर डिटरेंस की एक नई थ्योरी सामने आई। पाकिस्तान दशकों से यह बिलीव करता था कि उसके न्यूक्लियर वेपन्स एक अम्ब्रेला है जिसके नीचे वो कन्वेंशनल अटैक झेल सकता है और इंडिया कभी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा क्योंकि न्यूक्लियर एस्केलेशन का डर होगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह थ्योरी तोड़ दी। भारत ने यह साबित किया कि न्यूक्लियर डिटरेंस का यह फॉर्मूला उल्टा भी काम करता है। भारत के न्यूक्लियर आर्सेनल के कारण पाकिस्तान खुद फुल एस्केलेशन नहीं कर सकता। दूसरी बात, भारत ने यह डेमोन्स्ट्रेट किया कि रफाल ब्राह्मोस एसकेएल का कॉम्बिनेशन एक गेम चेंजर है। ब्राह्मोस की सुपरसोनिक स्पीड इसे इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल बनाती है। एसकेएलपी स्टैंड ऑफ रेंज इसे इंडिया के एयर स्पेस से ही फायर करने की एबिलिटी देती है। और रफाले की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी पाकिस्तानी राडार्स को जम करने में कैपेबल है। यह कॉम्बिनेशन दक्षिण एशिया में एक नया मिलिट्री रियलिटी बना चुका है। तीसरी बात, इंडिया की S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के ड्रोन्स और मिसाइल्स को इफेक्टिवली इंटरसेप्ट किया। ये रशिया से खरीदी गई सिस्टम थी जिसके लिए अमेरिका ने CAATSA सैंक्शंस की धमकी दी थी, लेकिन इंडिया ने यह परचेस कैंसिल नहीं की और ऑपरेशन सिंदूर में यही S-400 ने भारतीय सिविलियंस को प्रोटेक्ट किया। चौथी बात, चाइना को एक क्लियर मैसेज गया। लद्दाख में 2020 के गैलवान क्लैश के बाद इंडिया चाइना टेंशंस बहुत ज्यादा थीं। ऑपरेशन सिंदूर ने चाइना को यह दिखाया कि इंडिया अब दो फ्रंट सिचुएशंस में भी ऑपरेट करने के लिए तैयार है। नॉर्दर्न बॉर्डर पर चाइना की प्रेजेंस को कंसिडर करते हुए भी इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ डिसिसिव एक्शन लिया। और पांचवीं, शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर ने इंडिया का साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया। 1947 से 2025 तक भारत पर हमले होते रहे। कंदाहार, पार्लियामेंट अटैक, मुंबई अटैक्स, पठानकोट, उरी, पुलवामा, और हर बार भारत ने कुछ डिप्लोमेटिक स्टेप्स उठाए, कुछ NIA इन्वेस्टिगेशंस हुई, कुछ UN में स्पीचेस हुई और फिर सब शांत हो गया। इस पैटर्न ने एक मैसेज दिया था कि इंडिया रिएक्ट करेगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ऑपरेशन सिंदूर ने यह पैटर्न परमानेंटली तोड़ा। यह तोड़ना जरूरी था क्योंकि जब तक अटैकर को यह पता है कि उसका कॉस्ट जीरो है, वो अटैक करता रहेगा। पहलगाम के बाद जो रिस्पॉन्स आया उसने ये कॉस्ट स्ट्रक्चर बदल दिया। लेकिन इस ऑपरेशन की असली कामयाबी सिर्फ 9 टारगेट्स को तबाह करना नहीं था। असली कामयाबी थी वो 26 परिवार जो पहलगाम में अपने लोगों को खो चुके थे, उन्हें यह बताना कि उनका देश उन्हें भूला नहीं। वो नवविवाहित जोड़े जिनमें से एक चला गया, उनके लिए यह कहना कि तुम्हारे दर्द की कीमत वसूल हुई। ऑपरेशन सिंदूर और कारगिल में एक गहरा कनेक्शन है जो अक्सर लोग नजरअंदाज करते हैं। 1999 में कारगिल के बाद भारत ने कहा था यह दोबारा नहीं होगा, लेकिन 2001, 2008, 2016, 2019, 2025 ये होता रहा। हर बार भारत ने एक लाइन ड्रॉ की, लेकिन वो लाइन धुंधली रही। ऑपरेशन सिंदूर ने इस बार वो लाइन परमानेंट इंक से खींची। अब आगे क्या होगा, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। पाकिस्तान में जो राजनीतिक हालात हैं, जहां आर्मी और सिविलियन गवर्नमेंट के बीच हमेशा पावर स्ट्रगल रहती है, वहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद की सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है। पाकिस्तान आर्मी जो इंटरनली ऑलरेडी कमजोर थी, जिसे इमरान खान मूवमेंट ने चैलेंज किया था, उसके लिए ये एक और ब्लो था। बहावलपुर जो जैश का गढ़ था, वो पंजाब में है, पाकिस्तान आर्मी के कोर टेरिटरी में। यह मानना मुश्किल है कि इस साइज का टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आर्मी की नॉलेज के बिना एग्जिस्ट कर रहा था। ऑपरेशन सिंदूर ने यह कनेक्शन दुनिया के सामने एक्सपोज किया। भारत के लिए आगे की राह यह है कि डिप्लोमेटिक प्रेशर को मिलिट्री एक्शन के साथ कॉम्बाइन करते रहो। इंडस वाटर्स ट्रीटी का सस्पेंशन इकोनॉमिक लेवरेज दे रहा है। ट्रेड और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस ने पाकिस्तान की ऑलरेडी स्ट्रगलिंग इकोनॉमी पर और प्रेशर डाला है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को यह कन्विंस करते रहना कि यह कॉन्फ्लिक्ट एक स्टेट की टेरिटोरियल एम्बिशन के बारे में नहीं है। यह एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के खिलाफ एक डेमोक्रेसी की सेल्फ डिफेंस है। ऑपरेशन सिंदूर का एक और डायमेंशन है जो भारत के डोमेस्टिक कॉन्वर्सेशन में इंपॉर्टेंट है। यह ऑपरेशन किसी एक पार्टी या किसी एक लीडर की अचीवमेंट नहीं है। इसके पीछे वो पायलट्स हैं जिन्होंने रात के अंधेरे में उन जेट्स को फ्लाई किया। वो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने महीनों तक इंफॉर्मेशन गैदर की। वो आर्मी प्लानर्स हैं जिन्होंने हर कंटिजेंसी सोची। वो नावल कमांडर्स हैं जिन्होंने अरेबियन सी में पोजीशन संभाली। ये इंडिया का इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ है जो डेकेड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ट्रेनिंग और कमिटमेंट से बनी है। और यह भी याद रखना जरूरी है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। टेररिज्म एक आइडियोलॉजी है और आइडियोलॉजी को मिसाइल से नहीं मारा जा सकता। पाकिस्तान में जो रेडिकलाइजेशन का इकोसिस्टम बना है वो ISI और आर्मी की डिकेड्स लॉन्ग पॉलिसी का नतीजा है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के बिल्डिंग्स तबाह हो सकते हैं, लेकिन जब तक पाकिस्तान की स्टेट उनको सपोर्ट देना बंद नहीं करती, नए ठिकाने बन सकते हैं।
इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर को एक एंड पॉइंट की तरह नहीं, एक टर्निंग पॉइंट की तरह देखना चाहिए। ये टर्निंग पॉइंट है, उस एरा का अंत जब इंडिया रिएक्ट नहीं करता था, और उस एरा की शुरुआत जब इंडिया का मैसेज क्लियर है। हर अटैक का जवाब मिलेगा, हर आतंकी ठिकाने की पहचान होगी, और सही वक्त पर सही तरीके से उसे तबाह किया जाएगा। पहलगाम की उस शाम जो 26 जिंदगियां गईं, उनकी यादें इस देश के दिल में हैं। वो फैमिलीज जिन्होंने अपने लोग खोए, उनका दर्द कोई मिसाइल या एयर स्ट्राइक पूरा नहीं कर सकती। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने एक बात जरूर की, उसने ये साफ कर दिया कि भारत अपने नागरिकों की मौत को स्टैटिस्टिक्स की तरह नहीं देखता। वो हर नाम को याद रखता है और हर नाम का हिसाब मांगता है। जब सिंदूर एक वो रंग होता है जो किसी की मांग उजड़ने पर मिटता है, तो उसी नाम का ऑपरेशन ये वादा करता है कि जिन्होंने वो मांगे उजाड़ी, उनके ठिकाने उजाड़े जाएंगे। जय हिंद।